हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द बिगनिंग क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपने मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 4 वीडियो तक देख लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 5 वीडियो। तो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 5 वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो रिवाज होते हैं, से बोलता है रीति का रिवाज, उसे देखते हैं। तो रीति का रिवाज, जिसमें हम पिछली क्लासेस का रिवाइज करते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लासेज में बताया था मोल प्रभाज के बारे में। हमने आपको प्रतिशत, सांद्रता प्रतिशत से निकालना भी सिखाया था। प्रतिशत से सांद्रता प्रतिशत से जिसमें हमने आपको बताया था W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज के बारे में बताया था। फिर हमने आपको लास्ट में बताया था मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए बताया था। जैसे हमारे पास ये कोई बीकर है हमारे पास, जिसमें 2 मोल है ऑक्सीजन के और 3 मोल है नाइट्रोजन के, और यहाँ पर 4 मोल है अमोनिया के। और यदि हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें ऑक्सीजन का मोल प्रभाज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालने के लिए उस घटक के मोल कितने हैं भाई? 2 मोल है। अपॉन टोटल मोल कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 का भाग दे देंगे तो इसमें ऑक्सीजन का मोल प्रभाव आ जाएगा। वैसे ही यदि हमको निकालना है किसका, यदि हमें अमोनिया का मोल प्रभाव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? कि इस जो बीकर है, इसमें अमोनिया के मोल कितने हैं? 4 मोल, बटे टोटल मोल कितना है? 9 मोल। क्लियर बात? तो ये हमने आपको मोल प्रभाव निकालना सिखा दिया था। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। इससे कई बार नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जिसे हम बोलते हैं रस समीकरण मिति। आज हम पढ़ेंगे रस समीकरण मिति के बारे में हम देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है। क्या है भाई? रस समीकरण मिति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइकोमेट्री। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। आसान टॉपिक भी है भाई, आसानी से क्लियर हो जाएगा टॉपिक, तो आराम आराम से समझना है। स्टाइयोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टाइयोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पादों के गुणांक है भाई। कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पादों के गुणांक, ये हम किस में पढ़ते हैं भाई? रस समीकरण मिति में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं भाई? रस समीकरण मिति में पढ़ते हैं। मतलब यदि हमें कोई अभिक्रिया, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इससे बन रहा है भाई 2NO। अब यदि हमको इसके रस समीकरण मिति गुणांक लिखने हैं, तो हमें तो भाई स्ट्रिक स्टाइल में क्या रखना है भाई? इनके आगे क्या लिखे, पीछे वाले ध्यान नहीं देने हैं हमें। इनमें नाइट्रोजन कितना दिया, N2 कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ, मतलब आगे वाले ध्यान देना। आगे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के आगे कितना है? 1 है। NO के आगे कितना है भाई? 2 है। तो इनमें इनके रस समीकरण मिति गुणांक कितने हो गए? 1, 1, 2 हो गए। क्लियर बात है भाई? हो जाएगा आराम से, आसान है। जैसे हम काफ़ी एग्जाम्पल सीखेंगे, और हम है ना इस टॉपिक को एग्जाम्पल की मदद से ही सीख पाएंगे। थ्योरी पोर्शंस तो इसमें है ही नहीं, और यदि हम थ्योरी सिखाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो हमें तो क्या करना है भाई? इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है भाई? जैसे हमारे पास है PCl5। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है PCl3 + Cl2। ठीक है भाई? पहले तो शुरुआत में हमें ये देखना है कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, फिर हम निकालेंगे रस समीकरण मिति गुणांक। देखो भाई, यहाँ पर फास्फोरस कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 5 है। यहाँ पर कितना है? 3 2 5 है। क्लोरीन भी 5 है, फास्फोरस भी 1 है। मतलब अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है भाई? अब हमें इसके निकालना है रस समीकरण मिति गुणांक। देखो PCl5 क्या है? 1 है। तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया।
इस पूरे क्या है PCl3 के आगे 1 है और Cl2 के आगे क्या है 1 है। तो इसके रस समीकरण में गुणांक कितने हो गए 1 1 1। क्लियर बात है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है हमारा कि C3H6CO2 + H2O और हमसे क्वेश्चन ने ये पूछ लिया, मान लो कि भाई इसके रस समीकरण मिति गुणांक बता दे कितने हैं। तो भाई हम सीख ही क्या रहे हैं, रस समीकरण मिति गुणांक निकालना सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं भाई, हम सीख रहे हैं रस समीकरण मिति गुणांक। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें देखना होगा कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। देखते हैं कि हम संतुलित है कि नहीं है। भाई यहाँ पर कार्बन है 3 और यहाँ पर कार्बन है 1। भाई संतुलित तो यही नहीं लग रही है। तो भाई पहले तो लगा दो 3 कार्बन है, कार्बन संतुलित हो गए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करो। देखो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6। मतलब यहाँ पर कितने की ज़रूरत है 3 और लगा दो तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर बात भाई। अब देखो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पर मतलब कितने हो गए 3 और 6, कितने ऑक्सीजन हो गए 9 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितने हैं भाई, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें कितने ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे 9 ऑक्सीजन और लगाने पड़ेंगे। तो भाई हम कैसे लगाए 9 ऑक्सीजन, C3H6 + 9/2O2 लिख सकते हैं। तो 9 ऑक्सीजन हो जाएंगे ना कैसे भाई, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 9 ही ऑक्सीजन बचेंगे यहाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/2 और 3CO2 + 3H2। अब देखो भाई अभिक्रिया संतुलित हो गई कि नहीं हुई, हो गई। देखो कार्बन कितने हैं 3 है, यहाँ पर कितने कार्बन है 3 कार्बन है भाई। हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6। ठीक है भाई। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 9 ही ऑक्सीजन बचेंगे। क्लियर बात है। ठीक है भाई। अब इनके रस समीकरण में गुणांक लिख दो। इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा रस समीकरण में गुणांक 9/2। CO2 का 3 हो जाएगा, H2 का 3 हो जाएगा। क्लियर बात है, आसान टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे देखें, चलो भाई आगे हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया, मान लो हमको C2, आगे हमारे पास एग्जाम्पल है C2 H2 + O2 = 2CO2 + H2O। देखो भाई कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है। ठीक है भाई। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 2 दूनी 4, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है भाई। यहाँ कितने हैं 5 ऑक्सीजन और यहाँ कितने हैं 2 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन लाने के लिए हम इसको 5/2 से गुणा कर दें। 5/2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन ही आ जाएगा। अब देखो भाई कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 5 और यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर बात है, समीकरण संतुलित हो गई। समीकरण संतुलित हो गई तो अब रस समीकरण मिति गुणांक सेकंड स्टेप में आओ। कार्बन, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो जाएगा 1। इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो जाएगा 5/2। इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो जाएगा 2 और इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हो गया। अगला एग्जाम्पल और देखो। पहले पहले तो हम आपको यही निकालना सिखा रहे हैं कि रस समीकरण मिति गुणांक होता क्या है। तो अब तो सीख रहे हैं रस समीकरण मिति गुणांक क्या है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं कि हमको दे दिया C2, हमारे पास है C6H6 + O2 CO2 + H2O। अब देखो भाई यहाँ पर कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 ही कार्बन है। तो यहाँ पर 6 लगा दो भाई। अब कार्बन संतुलित हो गए क्या, कार्बन संतुलित हो गए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6, यहाँ पर कितने हैं 2 ही है। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो। अब देखो भाई
यहाँ पर कार्बन 6, यहाँ पर कार्बन 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6। ऑक्सीजन पर पहुँचो, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 6 दूनी 12, तो 12 और 3 कितने हो गए 15, ठीक है। अब O2 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15/2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 15/2 से गुणा कर देंगे। तो 15/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 15 ऑक्सीजन ही आ जाएगा, ठीक है भाई। अभिक्रिया संतुलित हो गई। रस समीकरण मिति गुणांक लिख दो। इसके रस समीकरण मिति गुणांक 1, इसके कितने हो जाएंगे 15/2, ठीक है भाई। इसके कितने हो जाएंगे 6 और इसके कितने हो जाएंगे 3। ये हमने क्या लिख दिया, इसके रस समीकरण मिति गुणांक लिख दिए। तो आया वो टॉपिक समझ में, फील आया वो टॉपिक आपको। तो क्या निकालना है, यदि हमें रस समीकरण मिति गुणांक निकालने हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। यदि है तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे रस समीकरण मिति गुणांक। और यदि हमें अभिक्रिया संतुलित नहीं दी हुई है तो हमें पहले अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, और फिर संतुलित करने के बाद हम क्या निकालेंगे, रस समीकरण मिति गुणांक निकालेंगे। क्लियर बात, आगे चले। चलो भाई, ये हमने पहली स्टेप रस समीकरण मिति गुणांक की क्लियर कर ली। अब आगे देखो, आगे क्या है। आगे हमारे पास है N2 + 3H2 = 2NH3 है, 2NH3 है। तो इसमें जो नाइट्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक होगा, ये नाइट्रोजन किसमें, गैस में, किसमें है भाई, गैस है। ये भी गैस है और ये भी अमोनिया भी गैस है, ठीक है भाई। जो नाइट्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक होगा वही इसका मोल होगा। ये खेल समझना आपको कि जो रस समीकरण मिति गुणांक नाइट्रोजन का है, क्योंकि अभिक्रिया तो संतुलित है। क्लियर बात। सेकंड स्टेप क्या, रस समीकरण मिति गुणांक। तो रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, इसका 1 है, तो वही इसका क्या होगा, मोल होगा। बात आई किसकी भाई, H2 की। तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 3 है, तो इसका भी भाई 3 मोल होगा। इसका कितना है, 2 है, तो इसका भी कितना होगा, 2 मोल होगा। मतलब जो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं वही क्या होते हैं, मोल होते हैं। वही क्या होते हैं भैया, मोल होते हैं। क्लियर बात, ठीक है भाई। अणु की बात आई कि भाई जो रस समीकरण मिति गुणांक होंगे वही अणु होंगे। मतलब इसमें 1 अणु आएगा, इसमें 3 अणु आएंगे, और इसमें कितने अणु आएंगे, 2 अणु आएंगे। बोलो क्लियर है बात। ये समझ लेना, मैं आपको लिखवा दूंगा कि भाई जो रस समीकरण मिति का अनुपात है वही किसका होगा भाई, मोलों का होगा। जो रस समीकरण मिति का अनुपात है वही किसका होगा भाई, अणु का होगा। और जो रस समीकरण मिति का अनुपात है वही इसका क्या होगा, आयतन का भी होगा। मतलब 1 ml, 3 ml, 2 ml। पर ये ध्यान देना है कि ये 1 मोल, 3 मोल और ये 2 मोल, ये वाली जो कंडीशन है ये ऑलवेज होगी। अब भाई ये ऑलवेज का मतलब क्या है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, चाहे ये गैस दे रखी हो, चाहे ये हमको ठोस दे रखी हो, चाहे लिक्विड में दे रखी हो, तो मतलब मोलों का अनुपात तो रस समीकरण मिति का अनुपात हमेशा हमेशा होता है। क्लियर बात है भाई। अणु भी हमेशा होंगे, मतलब अणुओं का अनुपात भी क्या होगा, ऑलवेज होगा। चाहे लिक्विड दे रखी हो, चाहे सॉलिड दे रखी हो, चाहे गैस दे रखी हो, तीनों में ये काम देंगे। मतलब रस समीकरण मिति का गुणांक हमेशा हमेशा मोलों का होता है और हमेशा ही किसका रहता है, अणुओं का होता है। लेकिन जो 1 ml, 3 ml, 2 ml ये हम लिखते हैं रस समीकरण मिति का अनुपात आयतन में यदि लिखे तो ये केवल कब लिखेंगे, जब हमको ओनली क्या दे रखी हो, गैस दे रखी हो। क्या दे रखी हो भाई, गैस दे रखी हो। समझ में आई बात, टॉपिक फील आया क्या भाई। कि हमारे पास रिएक्शन थी N2 + 3H2 = 2NH3, ठीक है भाई। तो हमने पहले इसके रस समीकरण मिति गुणांक निकाल ली। कितना है भाई, 1 है, 2 है, 3 है। 1 है, 2 है, 1 है, 3 है और 2 है, ठीक है भाई। तो जो रस समीकरण मिति का अनुपात होता है वही मोलों का अनुपात होता है हमेशा। ये हमेशा का मतलब क्या हो गया, चाहे लिक्विड दे रखा हो, चाहे गैस दे रखा हो, चाहे सॉलिड दे रखा हो। मतलब ये चाहे हमको लिक्विड दे दे, चाहे गैस दे दे, चाहे सॉलिड दे दे, लेकिन जो रस समीकरण मिति का अनुपात होगा वही मोलों का अनुपात होगा और वही अणुओं का अनुपात होगा। लेकिन
जो आयतन वाली कंडीशन है वो रस समीकरण मिति का जो रस समीकरण मिति गुणांक है वही आयतन के गुणांक होंगे। कब? जब केवल गैस दे रखी हो, मतलब गैस की कंडीशन में ही रस समीकरण मिति के गुणांक आयतन में मान लिए जा सकते हैं। मतलब रस समीकरण मिति के गुणांक ही आयतन के गुणांक हो सकते हैं। कब? जब हमें केवल क्या दे रखी हो? गैस दे रखी हो। मैं ये बातों को आपको नोट के फॉर्म में लिखा देता हूँ, तो नोट लगा के भाई लिख लेना। नोट, पहला नोट लिख लेना कि जो अनुपात रस समीकरण मिति का है वही अनुपात मोलों का है। क्या है भाई? जो अनुपात रस समीकरण मिति का है वही अनुपात मोलों का है। यही बात बताई थी हमने। ठीक है भाई, जो अनुपात रस समीकरण मिति का है वही अणुओं का है। ये भी हमेशा चाहे लिक्विड दे दे, चाहे गैस दे दे, चाहे हमको सॉलिड दे दे। ठीक है भाई, वही अणु का है। तीसरा, रस समीकरण मिति का अनुपात ही आयतन का अनुपात होगा। रस समीकरण मिति का अनुपात ही आयतन का अनुपात होगा। कब? ओनली फॉर गैस में। यदि जैसे हमें N2+3H2, जैसे हमने देखो क्या सीखा था, जैसे हमें दे रखा था N2+3H2+2NH3, इसमें गैस 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 दे रखी थी, तो हम इसमें आयतन भी क्या ले सकते हैं? रस समीकरण मिति के गुणांक की ले सकते हैं। बट यदि हमको ये सॉलिड लिक्विड और गैस सॉलिड सॉलिड दे दे, लिक्विड लिक्विड दे दे, तो हम इसमें रस समीकरण मिति के गुणांकों को आयतन में नहीं ले सकते हैं। हाँ, हम मोल और अणु इन दोनों को ले सकते हैं, बट हम क्या आयतन नहीं ले सकते। क्लियर है बात? आगे चले। चलो चलो भाई, अब हम वापस क्वेश्चंस पर आते हैं। अब हम ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, जैसे हमारे पास है N2+O2 इज इक्वल टू 2NO। ठीक है भाई, ये हमको दे रखा है गैस गैस और गैस। हमने पूछा कि इसमें मोलों का अनुपात क्या होगा। भाई गैस गैस दे रखा है। ठीक है भाई, जो रस समीकरण मिति का अनुपात होता है वही मोलों का अनुपात होता है। मतलब इसमें मोलों का अनुपात क्या आएगा? 1 मोल। क्या आएगा भाई? 1 मोल। और इसमें भी 1 मोल और 2 मोल। क्लियर है बात? ये तो मोलों का अनुपात हो गया। भाई अणुओं का अनुपात क्या आएगा? अरे भाई जो रस समीकरण मिति का है वही अणु आएंगे। 1 अणु 1 अणु 2 अणु। भाई क्या रस समीकरण मिति का अनुपात आयतन का अनुपात आएगा? आएगा। कब? जब गैस हो। हाँ, इन तीनों में गैस दे रखी है, तो इसमें जो अणुओं का जो रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात है वही किसका अनुपात हो जाएगा भाई? आयतन का अनुपात हो जाएगा। मतलब इसमें भी आयतन 1 ml 1 ml 2 ml लिख सकते हैं। और ये तीनों की कंडीशन सही है, बिल्कुल ऑल इज करेक्ट। क्लियर है भाई? आगे चलें। चलो भाई, अगली देखते हैं। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल देखते हैं दोबारा। N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3। N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3। क्लियर है भाई? और फिर हमने क्या सीखा भाई? इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, इसका 2 मोल है। लिख सकते हैं भाई। इसका 1 अणु है, इसका 3 अणु है,
इसका 2 अणु है भाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या आयतन भी लिख सकते हैं कि हाँ तीनों गैस में ही हैं। हाँ तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 ml, 3 ml और 2 ml लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं। क्या हम 1 ग्राम, 3 ग्राम और 2 ग्राम लिख सकते हैं क्या? ना 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 ना, ये तो हम लिख ही नहीं सकते भाई। ध्यान रखना, इस रस समीकरण मिति के गुणांकों का अनुपात भारों का अनुपात नहीं होता, भारों का अनुपात नहीं होता। भार तो किससे आएगा भाई? भार तो आएगा मोल से भाई, भार तो किससे आएगा? मोल से ही आएगा। अरे किससे आएगा भाई? मोल से ही आएगा। अब इसमें 1 मोल दे रखा है, अब इससे बाहर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार। भार ठीक है भाई, अणुभार कितना हो जाएगा नाइट्रोजन N2 का? कितना हो जाएगा? 28। तो इसका मतलब भार कितना आ गया इसके पास? 28 ग्राम। इसके 3 मोल है तो 3 मोल का भार, अणुओं की संख्या 2 तो 6 आ जाएगा भाई, 6 ग्राम आ गया। यहाँ पर आगे वाले मत गिना, आगे वाले तो मोल है, आगे वाले को तो मोल में ले लो, ठीक है। मोल बराबर भार बटे अणुभार। NH3 का अणुभार कितना आएगा? 14 और 3 17, 17 आ गया अणुभार। तो 17 × 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 34 ग्राम आ जाएगा। ये आएगा भाई भार। कहने का मतलब क्या है कि जो रस समीकरण मिति के जो गुणांक होते हैं ना, उन गुणांकों को हम मोलों का अनुपात ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उन गुणांकों को हम अणुओं का अनुपात ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई। उन गुणांकों को हम आयतन का अनुपात ले सकते हैं, ले सकते हैं कब? जब केवल हमें गैस ही गैस मिले तो लेंगे, यदि हमें सॉलिड लिक्विड ये मिल गए तो हम नहीं लेंगे, ठीक है भाई। क्या रस समीकरण मिति गुणांकों को भारों का अनुपात ले सकते हैं? नहीं ले सकते, चाहे हमको गैस दे, चाहे सॉलिड दे, चाहे लिक्विड दे। जो भार आएगा, भार तो केवल मोलों से ही आएगा। किससे आएगा? मोल से ही आएगा। क्लियर बात है भाई, आगे चले। चलो भाई, आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। भाई ये है सॉलिड, ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? गैस फॉर्म में है, ठीक है भाई। तो क्या रस समीकरण मिति का अनुपात मोलों का अनुपात दे दोगे इसमें? बिल्कुल दे देंगे, वो तो ऑलवेज कंडीशन में आता है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ये तो किस में आएगा भाई? ऑलवेज में आएगा। एकदम क्लियर है, ठीक है भाई। क्या इसका अनुपात अणुओं का अनुपात दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे, एक अणु, एक अणु, एक अणु दे देंगे। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या इसका अनुपात 1 ml, 1 ml, 1 ml दे दोगे? नहीं देंगे भाई, ये कंडीशन नहीं लगेगी इसमें। क्यों नहीं लगेगी? अरे इसलिए नहीं लगेगी भाई, ये हमें सॉलिड सॉलिड दे रखा है। ये कंडीशन तो केवल गैसों के लिए लागू थी। क्लियर बात है भाई, आ जाएगा समझ में। अब तो आ रहा होगा फील टॉपिक। क्या इसका अनुपात 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि भारों का अनुपात रस समीकरण मिति का गुणांक कभी भी नहीं होता। भारों का अनुपात तो तब आएगा, किससे आएगा? भार, भार तो आएगा मोल से। मोल दे रखे हैं, मोल से हम फार्मूला लगा के मोल बराबर भार बटे अणुभार, इससे हम क्या निकाल लेंगे? भार निकाल लेंगे। क्लियर बात है भाई, अब तो टॉपिक समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा आपको, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने आपका बेस तैयार कर दिया है, टॉपिक समझ में आ गया आपको। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2। ये हमको क्या दे रखी है भाई? ऑक्सीजन दे रखी, 3/2 3 है ये। अरे एक सेकंड रुकना,
क्या है भाई, +3/2 ऑक्सीजन। और इससे क्या मिल रहा है हमें, इससे मिल रहा है हमें Al2O3 मिल रहा है भाई। क्या मिल रहा है भाई, Al2O3 मिल रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये पूछा कि एल्यूमिनियम के 13.5 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। एक क्वेश्चन हम कराते हैं, अगला क्वेश्चन आप करोगे भाई। क्वेश्चन है हमारे पास 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2 Al2O3 एल्यूमिनियम के 13.5 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। मतलब ये हमको रिएक्शन दे रखी है और फिर हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम के 13.5 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा, इधर देखो, पहले तो हमें रिएक्शन की तरफ देखो कि रिएक्शन में कितने ग्राम कितने से ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। ये इसको भूल जाओ पहले तो, ये जो रिएक्शन दे रखी है इसे तो भूल जाओ। पहले ये देखो कि रिएक्शन में कितने ग्राम कितने से क्रिया कर रही है। तो इसमें 2 मोल हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 3/2 मोल हैं। ये इसको तो छोड़ दो, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो आंसर इन दोनों से निकालना है। ठीक है भाई, 2 मोल है, 3/2 मोल है। ठीक है भाई, इनसे हम इनके बाहर निकाल लो, आराम से समझो, फील लाओ। पहले तो हम रिएक्शन में देखेंगे कि भाई कितने ग्राम एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है रिएक्शन में। पहले इसको भूल जाना है कि, तो भाई 2 मोल से ऑक्सीजन का कितना आएगा, एल्यूमिनियम का कितना आ जाएगा। 2 मोल में होता है भाई 54 ग्राम और 3/2 मोल ऑक्सीजन, इसमें बाहर कितना हो गया कि भाई ऑक्सीजन का भार होता है 8 दूनी 16। 16 इसका अणुभार होगा, मतलब 3/2 मोल दे रखे हैं। एक सेकंड आगे देखते हैं हम कि हमें दे रखे हैं भाई ऑक्सीजन के 3/2 मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 3/2 मोल दे रखे हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा, एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। तो इसको गुणा करेंगे, 3/32 गुणा 2 16, तो अणुभार कितना आ जाएगा 48 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 48 ग्राम आ जाएगा। बैक करो दोबारा, तो मतलब 3/2 मोल में ऑक्सीजन कितना है, 48 ग्राम है। अब देखो भाई, रिएक्शन में 54 ग्राम जो एल्यूमिनियम है वो 48 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो 13.5 ग्राम कितने से क्रिया करेगा। अब नहीं कर सकते क्या भाई, अरे नहीं होगा क्या ये क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है भाई, 48 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। कितने से क्रिया कर रहा है, 48 ग्राम से क्रिया कर रहा है। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा कि 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम कितने से करेगा, 48/54 गुणा 13.5। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 12 ग्राम। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया, बोलो आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा करेंगे, अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये बताया हमने आपको कि भाई क्वेश्चन ने हमें ये दिया था, रिएक्शन दे रखी थी और हमसे ऐसे पूछ रहा था कि एल्यूमिनियम के 13.5 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। तो पहले तो हमें क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं है, पहले तो हमें देखना है कि कितने ग्राम कितने से क्रिया कर रहा है। हमें साफ सुथरा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम के कितने ग्राम कितने से क्रिया करेगा। तो पहले तो हमें रिएक्शन में निकाल लो ये कितने ग्राम कितने से क्रिया कर रहा है। भाई निकाल लिया हमने, मोलों का अनुपात तो हमें आता ही है। फिर हमने देख लिया भाई 54 ग्राम 48 ग्राम से क्रिया कर रहा है। फिर हमसे पूछा कि 13.5 ग्राम कितने से करेगा, तो हमने निकाल लिया इंडिविजुअल डिवाइज करके। कितना आएगा भाई, 12 ग्राम आएगा। क्लियर बात, आगे चलें। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन दे रखी है हमको। एक सेकेंड, इससे पहले आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर इस पर आएंगे हम। ठीक है भाई, इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं,
इसी तरह का कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई CH4, इसको भूल जाओ। क्वेश्चन है भाई हमारे पास कि हमारे पास CH4 है प्लस 2 ऑक्सीजन है और CO2 प्लस 2 H2O है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि CH4 के 4 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि CH4 के 4 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो भाई। अभी क्रिया एक बार और बता देता हूँ मैं। CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। CH4 के 4 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। आज थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है क्योंकि पेन लैग कर रहा है बार बार, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं बोल देता हूँ एक बार और। CH4 के 4 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा भाई, 4 है ये, ठीक है भाई। कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। 1 2 3। देखो भाई, क्वेश्चन ने दिया था हमको CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O कि CH4 के 4 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो भाई पहले तो इस ये जो भाषा है इसको तो छोड़ो, हमें तो पहले रिएक्शन में पहुंचना है। रिएक्शन में देखना है कि CH4 का कितना ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर CH4 का 1 मोल है। यहाँ पर भाई क्या है भाई, यहाँ पर CH4 का 1 मोल है और यहाँ पर CH4 का 2 मोल है। क्लियर है भाई, यहाँ पर CH4 का 1 मोल है और यहाँ पर CH4 का 2 मोल है ऑक्सीजन के। ठीक है भाई, अब CH4 प्लस 2O2 इसमें कितना मोल है, 1 मोल है। इसमें कितना मोल है, 2 मोल है भाई। CH4 के 1 मोल का भार कितना होगा भाई, 16 ग्राम होगा, निकाल लेंगे हम। और ऑक्सीजन के 2 मोल में कितना भार आएगा, उसी तरीके से मोल बराबर भार बटे अनुभार का सूत्र लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई। देखो, दो मोल है, मोल बराबर क्या आएगा, भार बटे अणुभार लगाएंगे फॉर्मूला। मोल बराबर क्या लगाएंगे, मोल बराबर लगाएंगे भार बटे अणुभार का फॉर्मूला। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणा एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है कितना, 16। 2 का कितना हो जाएगा, 32। 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 32 दूना 64 ग्राम। 64 ग्राम मतलब 16 कितना से क्रिया कर रहा है भाई, 16 ग्राम जो हमारे पास मैथेन है CH4 है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो 4 ग्राम कितने से करेगा, 64/16 गुणा 4। 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 चिंग 24, 16 ग्राम से ही क्रिया करेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने हमको क्या दिया था, क्वेश्चन ने हमको दिया था CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O कि भाई CH4 के जो 4 ग्राम है कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो हमें पहले जो रिएक्शन में दे रखी है उस पर पहुंचना है। रिएक्शन में देखकर हमें ये देखना है कि भाई से CH4 का कितना ग्राम कितने से क्रिया कर रहा है रिएक्शन में, पहले तो वो देख लेंगे, फिर उसके बाद हम 4 ग्राम का निकाल लेंगे। क्लियर बात है भाई, आ गया होगा समझ में टॉपिक। आगे चलें, अब एक क्वेश्चन और देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास रिएक्शन दे रखी है Mg प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू MgO। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि Mg के 2 ग्राम से उत्पन्न MgO की मात्रा। क्वेश्चन ने क्या पूछा भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के 2 ग्राम से उत्पन्न MgO की मात्रा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 2 ग्राम, ऑप्शन सेकंड है 4 ग्राम, ऑप्शन थर्ड है 3.3 ग्राम, ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास 2.33 ग्राम। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई,
वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 2 3। देखो भाई, रिएक्शन में हमको दे रखी थी Mg प्लस हाफ O2 और MgO। तो भाई हमसे ये क्वेश्चन ने ये पूछा था, क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि मैग्नीशियम के 2 ग्राम से उत्पन्न MgO की मात्रा। मतलब हमें खेल किस में खेलना है? Mg से खेलना है और MgO से खेलना है। ऑक्सीजन को भूल जाना है, ठीक है भाई। तो पहले रिएक्शन में पहुंचो। रिएक्शन में देखो कि मैग्नीशियम का कितना ग्राम कितने से क्रिया कर रहा है, कितने ग्राम से कितना उत्पन्न हो रहा है भाई। तो मैग्नीशियम का 1 मोल है और यहाँ पर MgO का कितना है? 1 मोल है, ठीक है। आराम से हो जाएगा। मैग्नीशियम 1 मोल का अणुभार 24 ग्राम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? 1 मोल MgO का भार कितना आएगा? मतलब 24। मैग्नीशियम का तो हो जाएगा 24 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा इसका? 1 मोल का 40 ग्राम आ जाएगा। आसानी से हो जाएगा भाई। 1 मोल निकालेंगे, 1 मोल बराबर भार बटे अणुभार। मैग्नीशियम का अणुभार कितना होता है? 24। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। तो 16 और 24 कितने हो जाएंगे? 40। फिर 40 को 1 से गुणा कर देंगे तो 40 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। तो क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि भाई 24 ग्राम MgO से 24 ग्राम Mg से 40 ग्राम MgO प्राप्त हो रहा है। तो कितने से पूछ रहा है हमें? हमें पूछ रहा है कि 2 ग्राम से उत्पन्न कितना होगा। कि भाई 24 ग्राम से 40 ग्राम प्राप्त हो रहा है, 24 ग्राम से 40 ग्राम प्राप्त हो रहा है, तो 2 ग्राम से कितना होगा? 40/24 मल्टीपल 2। तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आंसर होगा 3.33 ग्राम। तो हमारे ऑप्शन में दे रखा होगा 3.33 ग्राम। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा टॉपिक को। कुल मिला के बात ये, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आया हुआ, यदि कुछ गलती हो रही हो और यदि मेरे से कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, मैं अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में हम कुछ सीमांत अभिकर्मक के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे नीट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, नीट IIT जेई में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।